हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो आज हम लोग जो सेशन हम लोग का स्टार्ट हो चुका है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, तो उसका पार्ट 1 हम लोग लेकर आए हैं। इसमें हम लोग का क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी स्टूडेंट होगा वो इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर तैयारी कर रहा है फॉर केमिस्ट्री के लिए, जैसे अगर उसका सब्जेक्ट होगा बीएससी बायोलॉजी या बीएससी एजी या बीएससी मैथ्स, तो उसमें जो केमिस्ट्री आपका कॉमन रहता है। तो केमिस्ट्री में आपके जितने भी इन सारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इसके साथ साथ जो ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जैसे मतलब वो क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आज की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ओके, सोल्यूशन के साथ ही मैं आपको, जब मेरा इंट्रोडक्शन में आपको यूट्यूब पे बता चुकी थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था, हमने आपको बताया था कि वहाँ पे आपको जो सोल्यूशन कराया जाएगा वो सोल्यूशन टॉपिक वाइज समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट को सब कुछ। तो बस आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक और फिजिकल का जितना भी पोर्शन है मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, जितना भी प्रीवियस ईयर का और एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊंगी। उसके बाद जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है वो आपको पुनीत सर सॉल्व कराएंगे, तो वो अपना जो भी उनके भी जो लेक्चर आएंगे वो आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आज का पार्ट 1 और एक पार्ट 2 भी आएगा। तो जितने भी यहाँ पे आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक और फिजिकल का, वो सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। एक बात और, आप जब भी इसको सोल्यूशन करने बैठेंगे तो आपको ये सारा चीज़ पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका वो जो सोल्यूशन है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक रफ कॉपी के साथ ही बैठिएगा, क्योंकि कुछ जितना भी क्वेश्चन है पहले आप खुद से ट्राई करिएगा करने का। उसके बाद जो टीचर है आपको तो अप्रोच करना सिखाएगा ही, बट आप एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे जहाँ पे आपको मिस्टेक्स पता होंगे, कहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा है। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे जितने भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप इसको अच्छे से बढ़िया से रिवीजन से पढ़ लेते हैं तो आपका कम से कम एंट्रेंस एग्जाम में, चलो मान लो आपने कुछ नहीं तैयारी किया, कुछ भी नहीं किया, अगर ये क्वेश्चन भी देख लेंगे ना तो 50 में से 40-35 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो गए हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके वहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होने वाले, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन के टाइम एकदम फोकस होकर अच्छे से देखिएगा और इस पर प्रिपेयर अच्छा कर लीजिएगा। अगर आपने कुछ भी 11th-12th का नहीं पढ़ा है तो आपको बस एंट्रेंस एग्जाम का आपके पास बहुत ज़्यादा आपको बर्डन लग रहा है कि मुझे पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले, शायद इतने में हो जाए। हाँ, तो ये बात सही है, उतने में आपका हो सकता है सिलेक्शन। लेकिन बात ये कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से अप्रोच करना है वो पहले आपको सीखना होगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले पहला चीज हम लोग ये देखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से आप रीड करिए। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन आप जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, वहां पे कई बार लिखा था इन सारे स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो आप क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को इतना जल्दी से पढ़ते हैं कि आप उसमें नहीं वर्ड देखते ही नहीं है, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो पहला है अप्रोच करने का जो तरीका है उसमें क्या है, पहला है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना होगा, रीड करना होगा। और आपको क्वेश्चन बाय लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में आपको दिया गया, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। उसके बाद अब रीड करने के बाद आप ऑप्शन को रीड करिए, सारे ऑप्शन को क्या करिए, रीड करिए, ऑप्शन को रीड करिए। उसमें से अगर आपने पढ़ा है, एक्चुअली में आपको सच में आता है, तो आपको पता चल गया होगा कि इन सारे क्वेश्चन में, चलो मान लो कि मुझे पहला क्वेश्चन एकदम नहीं पता, छोड़ दो उसको, उस पर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, छोड़ दो, अगला क्वेश्चन पे चलो। वो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप पढ़े हैं, कुछ चीज़ें याद आ रहा है, उसको भी छोड़ दो। अब अगले क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको परफेक्ट आता होगा, तो उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो मुझे एकदम बढ़िया सा आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन पे जाओ जो क्वेश्चन पे आपको डाउट आ रहा था, थोड़ा सा मतलब आपको डाउट है कि थोड़ा लेंदी है, हम सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, सो दिमाग से सोचना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन को पहले बात, उन क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक, उसके बाद जो आपको जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट है, जिस क्वेश्चन पे आपको क्या है डाउट है, उसको सॉल्व करिए। उसके बाद जो पॉइंट है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता तो टाइम के अकॉर्डिंग बांट दीजिए कि मुझे 10 मिनट इस पे देना या 1 घंटा इस पे देना। अगर मान लो 3 घंटे का पेपर है, चलो मान लो 2 घंटे का, ठीक, 2 आवर का है ना, तो केमिस्ट्री का अगर जो पेपर है आपको मान लो 50 क्वेश्चन है, ठीक है,
तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, ये 2 आवर है। 1 घंटा तो आपका पूरा चला जाएगा, मतलब 1 घंटा क्या, अगर आपको जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं 30 मिनट में तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जितना टाइम बच रहा है आप उस पर ध्यान दो कि जो क्वेश्चन पे आपको कन्फ्यूजन था उसको सॉल्व कर लो। उसके बाद जितना टाइम बच रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग काम करना है हम लोग को, ठीक है। जितना टाइम बच रहा है उसमें उन क्वेश्चन को देखो जो क्वेश्चन आपको एकदम नहीं आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे। अगर माइनस मार्किंग है तो थोड़ा ध्यान से, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा अगर तुक्का भी पता है तो कर सकते हैं उसमें, ठीक है। वहाँ पे तो कट नहीं रहा है, वहाँ पे तो कुछ नहीं जा रहा है। तो ये होता है क्वेश्चन का अप्रोच करने का तरीका। ऑप्शन को कैसे अप्रोच करेंगे, तो ऑप्शन के लिए आपको 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको 2 पे तो कंफर्म है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक को तो पहले उसमें से ये निकाल दो जो एकदम नहीं हो सकता है, जो आपको नहीं, मतलब एक ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन रॉन्ग है उसको पहले हटा दो, उसको एकदम बाहर निकाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन में आपको पता है ये तो बिल्कुल ही नहीं है, हटा दो उसको, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 बचा है, 3 में से आपको लग रहा है कि ये दोनों ज़्यादा सही है, ये कम सही है, इसको हटा दो। अब बचा 2, अब 2 में से चेक करो कौन ज़्यादा सही है, उस पर टिक लगाओ, ठीक है। पर ऐसा हर बार, मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा तो जाहिर सी बात है इसमें आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि कौन ज़्यादा सही है कौन कम सही है। मैं उन क्वेश्चन की बात करूं जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं पता है, एकदम जैसे डाउट भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आपको ऐसा लग रहा है, सोचने पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अब सारी चीज़ें आप 11th 12th की सारी चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया अप्रोच करने का तरीका। अब आते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पे हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, साथ में उसके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है अकार्बनिक बेंजीन क्या है। ये तो जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, एकदम नॉर्मल, जैसे कई बार होता है ना जब केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसे ऊपर ऊपर से हेडिंग वाइज पढ़ते हैं, उस हेडिंग को उठा के यहाँ पे पूछ दिया है इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या है। इनऑर्गेनिक या उसको बोला गया अकार्बनिक बेंजीन। अगर बेंजीन बोलता तो आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 ये होता है। कहीं पर भी अगर कार्बनिक अकार्बनिक की बात करें बच्चों, तो इस बात को ध्यान समझिए, कार्बनिक अगर बोल रहा है तो वहाँ कार्बन हाइड्रोजन आएगा, अकार्बनिक बोल रहा है यानी उसमें जितना भी हम लोग मेंडेलीव की आवर्त सारणी आप लोग पढ़े हैं ना, तो उसमें S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक आता है ना, उसमें से कोई एक एलिमेंट होगा, तभी इसको कह रहे हैं अकार्बनिक, ध्यान देना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अकार्बनिक का मतलब वहाँ पे कुछ अकार्बनिक के तत्व होंगे और अकार्बनिक के तत्व S ब्लॉक के, P ब्लॉक के, D ब्लॉक के कुछ भी आ सकते हैं, तो नाइट्रोजन उसमें आया होगा, तो नाइट्रोजन क्या है, अकार्बनिक है। इसका मतलब ये, यहाँ से आपको ये पता चल गया अकार्बनिक बेंजीन है, तो मतलब नाइट्रोजन वाले जितने भी हैं उसमें वो तो अकार्बनिक होंगे ही होंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अच्छा ये सॉरी इसमें तो है ही नहीं, मतलब ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें BH3 है, बोरान है साथ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एक बात और, एक सेकंड ध्यान दो, इसमें अकार्बनिक बेंजीन पूछा तो यहाँ पे ब्रोमीन, ये बोरान भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। हम लोग जब क्या करते हैं, जब कार्बनिक की बात करते हैं तो कार्बनिक में कार्बन और हाइड्रोजन आता है, ठीक। कार्बनिक की बात करेंगे तो वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन आएगा। अगर अकार्बनिक की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बोरान है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मतलब इसका मतलब ये है कि सारे में बोरान है, बोरान है, ये मतलब आपका कुछ भी हो सकता है। चलो अब बात कर लेते हैं, इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा। देखो इस फॉर्मूला पे तो आपको ये चीज़, आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है, इस तरीके से होता है ना, बस इसी तरीके से आपका क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सा कम करना, चलो अब यहाँ पे देखो क्या करना है हमको यहाँ पे जोड़ना है नाइट्रोजन को या ब्रोमीन को, सॉरी बोरान को नाइट्रोजन बोरान, इस तरीके से बस जोड़ दीजिए, हो गया। और बाकी जगह आपको हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। आपको नाइट्रोजन और बोरान को अल्टरनेट पे जोड़ना है, पर यहाँ पे नाइट्रोजन बोरान ऐसे करके जोड़े, इसको बोलते हैं अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट में जोड़ दीजिए, बस आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन बन गया। ये देखिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है बच्चों, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो इनऑर्गेनिक बेंजीन पे जो क्वेश्चन आता है ना हर बार, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, हर बार आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। एक बात बताइए, इसका जो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, हाइड्रोजन तो आपका 6 है, यहाँ पर भी 6 है। अब यहाँ
6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की जगह यहाँ पे किसने जगह ले ली है उसकी, नाइट्रोजन ने, बोरान ने। तो यहाँ पे आप कर दो 3 आप बोरान कर दो, 3 आप नाइट्रोजन कर दो, तो बैलेंस हो गया। हाँ बस अब इसी फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बनेगा B3N3H6। इसका कौन सा है करेक्ट ऑप्शन, ये इसका वो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये। क्लियर है बात, कुछ नहीं करना है। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको ट्रिक नहीं चलेगा, इस क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। हाँ जो करने का ये तरीका, वो तरीका है, अगर आपको बेंजीन का फॉर्मूला पता है कि बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, तो उसमें आपको पता है कार्बन तो 6 होते हैं, मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हाइड्रोजन 6 है तो कार्बन भी 6 होगा, कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब बोरान आपके 3 होगा, 3 नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो बोरान और नाइट्रोजन, अब ये पहले देख लो कि आपके एग्जाम्पल में, सॉरी आपके ऑप्शन में कौन कौन सा है। तो ये देखो यहाँ पे B है, H3 है, NH3 है, बैलेंस कहाँ हो रहा है, तो अब बैलेंस आपका यही होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, A। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है, द टोटल, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द कॉम्प्लेक्स, आपको पूछा इस कॉम्प्लेक्स में कितने आयन हैं, जो आपका क्या करेगा, कंडक्टिविटी बताएगा, चालकता। चालकता मापन के आधार पर संकर यौगिक में कितने कुल आयनों की संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया गया है, बोल रहा चालकता के बारे में ना, क्वेश्चन आपका इस तरीके से, एक्चुअली ये यहाँ पे ब्रैकेट आपका अंदर होगा, ठीक, ये आपका ब्रैकेट बाहर नहीं होगा, ठीक है। चलो अब बताओ, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको दिया गया, अब इसमें पूछ रहा है चालकता। एक बात बताओ, आपको चालकता के बारे में पता होगा, चलिए नहीं पता हम बताते हैं। चालकता जो होता है, जो कंडक्टेंस, अगर हम लोग धातु में बात करें, वो मेटल्स में बात करें, तो आपका जो मेटल्स में, धातु में आपको चालकता कौन दिखाता है। जैसे मान लीजिए कोई वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, आपके घर में पंखा चलता है, लाइट जलता है, तो ये सब में करंट फ्लो होने का कारण क्या है, उसमें होता है इलेक्ट्रॉन। आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तभी आपका क्या होता है, वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वहाँ करंट जनरेट होता है। लेकिन अगर चालकता हम लोग बात करें किसी आयन में, जैसे मान लो चालकता 2 प्रकार की है, अगर धातु में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन है, बट जैसे मान लो कोई यौगिक है, अब हम लोग केमिस्ट्री में तो यौगिक पढ़ते हैं ना, धातु ही सिर्फ नहीं पढ़ते, धातु तो फिजिक्स उसमें पढ़ते हैं, धातु इसमें ही पढ़ते हैं बहुत कम पोर्शन में। तो यौगिक की बात करें, यौगिक कैसे बनता है, अणु से, ढेर सारे अणु को मिला देंगे तो यौगिक बनेगा, कंपाउंड बनेगा। अब कंपाउंड में जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl है, ये कोई यौगिक है, ये कोई अणु है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में आपको पता है एक आपका 2 एटम होगा, तो उसमें से एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होगा ना। तो ये जो निगेटिव पॉजिटिव जो बन रहा है वो क्या है, आयन है। तो आपको अगर कभी भी केमिस्ट्री में जितने भी आपके अणु बनते हैं, यौगिक बनता है, उसमें अगर आपको चालकता का बात करें तो आप ये बताएंगे कि मैम वहाँ पे जो चालकता शो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आयन की वजह से, आयन की वजह से, आयन वहाँ पे बनना चाहिए। अब इस कॉम्प्लेक्स में कहाँ आयन बन रहा है, तो जब भी आप कोऑर्डिनेशन में, चैप्टर ऑलरेडी पेड वाले बैच में पढ़ा चुकी हूँ, ये चैप्टर बहुत डिटेल में, फिर भी मैं यहाँ पे बताती हूँ क्या होता है। आपको जो ये स्फीयर दिख रहा है ना, इस स्फीयर का नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या नाम है इसका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसको कहते हैं उपसंयोजन क्षेत्र, उपसंयोजक क्षेत्र। अच्छा ये क्षेत्र होता क्या है, ये क्षेत्र का ना कंडीशन है, ये क्षेत्र का क्या है, कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि इसके अंदर जो भी आपका एटम, परमाणु प्रेजेंट होगा, कुछ भी प्रेजेंट है, वो कभी भी आयनित नहीं होगा, ये आयन में नहीं बदल सकता, आयनिक या आयनित नहीं होगा। इसके बाहर जो रहे या इसके बाहर जो रहे वो आयन में बदल सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो इसको हम लोग आयन करना चाहे, चाहे हम लोग काम करते हैं इसको पानी में घोल देते हैं, किसी भी चीज़ को पानी में घोल देंगे तो वो अपने आयनों में टूट जाएगा। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट कर दो, कुछ भी करो, इसको आयनिक बनाने की कोशिश करते हैं, हीट कर दो या पानी में डिजोल्व कर दो, इसको डिजोल्व कर देते हैं, पानी में घोल देते हैं, क्या होगा, इसको इसके अंदर डालें, एक बात बताओ टूटेगा कौन, ये वाले अंदर वाले तो कभी नहीं टूटेंगे, क्योंकि ये रूल है जो उपसंयोजक क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं वो उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना। देखो ये टूटने का रीज़न क्या है, ये टूट नहीं सकता क्योंकि कोबाल्ट क्या है, ऐसे है और आपको यहाँ पे अष्टफल की स्ट्रक्चर बना हुआ, ऑक्टाहेड्रल, NH3 NH3 NH3, ये सारा आपका N हम ये लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये सारा आपका पूरा जुड़ा हुआ है। एक बात बताओ, जब कोई बॉन्ड बना लेगा
तो क्या वो बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा? अगर आप कभी स्टेबल हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब आ जाए, आप कभी भी प्राइवेट जॉब नहीं करेंगे। सेम टू सेम यहाँ पे जब ये ऑलरेडी स्थायी है तो ये अपना बॉन्ड जल्दी तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। तो तोड़ेगा कौन? 3Cl यहाँ से बाहर या निकल जाएंगे। तो 3Cl जब बाहर या निकल गया तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो गया, CuNH3 6। आपको पता है क्लोरीन कैसा है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, वो जब भी बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलेगा, कहेगा कि हम तुमसे जितना भी दोस्ती किए थे अब मेरा जितना पैसा है मुझे वापस कर दो। तो ये क्या करेगा? जितना भी इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर निकलता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। यहाँ जब ये बाहर निकलेगा 3 निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली इस स्फीयर के ऊपर नहीं है, ये है कोबाल्ट के ऊपर। कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव है। क्या है? कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे ये इसको हम लोग आयनिक कर दिया। और आपको पता है जब भी किसी कंपाउंड या यौगिक में आयन बनते हैं तो उससे चालकता बताते हैं। तो यहाँ पे चालकता कौन बताएगा? ये तो बताएगा नहीं, चालकता वो बताएगा 3Cl। तो यहाँ पे चालकता की संख्या कितनी है? ऑप्शन में चेक करो, 3। करेक्ट है ऑप्शन। तो इसी तरीके से ये देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा मिला दिया। इसमें 2 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, आपका उपसंयोजक चैप्टर से पूछा है और साथ में उसमें चालकता मिला दिया कि चालकता आपको कैसे पता है। तो चालकता का आपको पता है, एक बात याद रख लो, चालकता लोग जब भी बताते हैं 2 चीज़ों से। अगर आपको धातु में बताना है तो धातु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुक्त मूलक होना चाहिए, मुक्त या फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बट यहाँ पे यौगिक में क्या होगा? यौगिक में आपको पता है कि एक परमाणु एक धनावेशित होगा, एक ऋणावेशित होगा। तो दोनों आयन मिलते हैं, आयन मिलने के बाद ये दोनों अभी तो उदासीन है, अगर इसमें से बॉन्ड को तोड़ दो तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव में हो जाएगा। तो वहाँ पे जितने भी आयन बनते हैं वो आपका चालकता प्रदर्शित करते हैं। ये सारी बातें हो गई। इस सारी चीज़ों को आपको नोट कर लीजिएगा। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर दे रही हूँ इसको। ठीक, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3। ये आपका ब्रैकेट तो यहाँ पे आप ऐसे दिखाएंगे। अगर आप इसका सोल्यूशन भी कर रहे हैं ना तो सोल्यूशन को साथ में लिखिएगा कि आपका ये जा रहा है, ये आयनित होने जा रहा है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? आयनित कर रहे हैं, आयनित कर रहे हैं, आयोनाइजेशन या आयनिक ऊर्जा इसको दे रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है? कोबाल्ट NH3 6, इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज प्लस 3Cl बाहर निकल रहा है और यही 3Cl आपका चालकता शो करेगा। चालकता क्या करेगा? शो करेगा। ठीक, आंसर आपका आ गया 3। क्लियर है? कोई भी इस पर डाउट नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम लोग देख लिए इसके। और ये पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर आपको कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख जाए, उसके अंदर की चीज़ों को कभी भी तोड़िएगा मत। ये अंदर की चीज़ें, बॉन्ड नहीं टूटता है, चाहे कुछ भी कर लो, बॉन्ड टूटेगा बाहर वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 3D ऑर्बिटल किसमें स्प्लिट करता है, टूटता किसमें? चलो ये भी आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से उपसंयोजक है। तो उपसंयोजक में आपको पता है 3D जो ऑर्बिटल होता है, या मान के चलो 3D छोड़ो, इसमें क्या होगा? D ऑर्बिटल। जैसे क्या होगा ना, आप लोग ने पढ़ा है, एक सेकंड, यहाँ पे CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या पढ़ा है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र। ये पढ़े ना आप लोग कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, मैं आपको डिटेल में ही पढ़ा चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर वो रिवीजन करेंगे, पढ़ा चुके हैं। तो क्या हुआ? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कहा गया है कि आपका जो ऑर्बिटल होता है, S ऑर्बिटल को छोड़ दीजिए, P ऑर्बिटल को छोड़ दीजिए, जो आपका D ऑर्बिटल होता है, ये क्या होता है ना, जब ये अकेला होता है, जैसे इसके आसपास लिगेंड नहीं आते हैं। लिगेंड क्या होते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, वो लिगेंड होता है। ठीक है, और धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को आराम से त्याग देते हैं। तो जैसे मान लो जो D ऑर्बिटल होते हैं उसमें 5 बॉक्सेस होते हैं, आपको पता है ना। चलो ये D ऑर्बिटल है। ये बोलता है, CFT थ्योरी बोलता है कि अगर आपका जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे फॉर एग्जांपल बीच में आपका मेटल रहेगा, आसपास कोई आपके लिगेंड आ जाएंगे। ठीक,
तो केंद्रीय धातु परमाणु का जो d ऑर्बिटल होता है, अगर वो अकेला है तो उसके सारे ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि इसका कुछ एनर्जी है 2 जूल, तो इसका भी 2 जूल रहेगा, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। लेकिन अगर इसके आसपास बहुत सारे लिगेंड आ जाए, फॉर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कोबाल्ट है, वही वाला सेम टू सेम एग्जांपल, ठीक है, ये आपके पास है, ठीक। कोबाल्ट के पास क्या है, 3 अमोनिया है, मतलब कोबाल्ट को 3 अमोनिया ने घेर लिया है इस तरीके से। 6 अमोनिया है, 6 अमोनिया क्या किए ने इसको घेर लिए हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, कोबाल्ट जब वो अकेला था तब तो ठीक है, उसका ऑर्बिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब उसको 6 अमोनिया इसके आसपास आने लगे डी ऑर्बिटल के पास, तो डी ऑर्बिटल अनकंफर्टेबल होने लगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अकेले में बहुत अच्छा बोल पाते हैं, लेकिन आपको 100 लोगों के बीच में बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये चीज़ें ना थोड़ा नर्वस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑर्बिटल अकेला है तो बहुत बढ़िया से जी रहा है, लेकिन जब इसके चारों तरफ लिगेंड आने लगते हैं ना, तो ये थोड़ा घबरा जाता है। घबराने की वजह से इसके ऑर्बिटल टूट जाते हैं, ठीक, इसके ऑर्बिटल क्या होंगे, टूट जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली में अब ये देखिए होगा क्या, चलो अब यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट कर जाएगा। स्प्लिट करने का मतलब विपाटन या टूट जाना, 1 2 3 4 5, ये अब सबका नाम भी आपको पता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स2 माइनस y2, और इसका नाम dz2, सबका नाम पता है। तो इसमें से जब ये टूटेगा तो 2 ऑर्बिटल भाग जाएंगे ऊपर, 2 ऑर्बिटल नीचे, 3 आपका 5 में 3 चले जाएंगे नीचे, 2 चले जाएंगे ऊपर। लेकिन अगर ऐसा तब होगा जब आसपास आपके 6 लिगेंड है। अगर 4 लिगेंड है तो इसका केस थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर आपके पास 4 या लिगेंड है तब आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तब आपके 2 ऑर्बिटल नीचे चले आएंगे और 3 ऑर्बिटल ऊपर चले आएंगे। ये सारा कुछ आप कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, जो नीचे ऑर्बिटल आ जाते हैं वो कौन कौन सा ऑर्बिटल होगा, वो होगा डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, और जो ऊपर चले गए हैं ऑर्बिटल डी एक्स2 माइनस y2, डी z2। इसको कहा जाता है क्या, इसको बोला जाता है T2g ऑर्बिटल, और इसको कहा जाता है EG ऑर्बिटल, ठीक। तो कहा गया है कि अष्टफल के, आपसे इतना डिटेल में नहीं पढ़े, पर कई बात इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए बच्चों, क्योंकि हो सकता है इस पे दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछ जाए। अगर आपसे ये पूछ देगा कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई इस केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ 6 लिगेंड है, तो वो उसका जो डी ऑर्बिटल है कितने में टूटेगा, तो आप बताएंगे 2 में टूट रहा है। अगर 4 है तब भी 2 में टूट रहा है, और क्वेश्चन में आपको ये भी इंक्लूड कर दें कि 2 किस में टूट रहा है, तो आप ये बताएंगे T2g EG। यहाँ पे आपका EG नीचे आ जाएगा और T2g चला जाएगा ऊपर। क्लियर है बात, 4 ऑर्बिटल के लिए, 4 ये लिगेंड के लिए, 6 लिगेंड के लिए। बस आप सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है अष्टफल के क्षेत्र में। ये देखो यहाँ क्वेश्चन आ गया ऑक्टाहेड्रल। अष्टफल की कब होता है, ये आपका होता है ऑक्टाहेड्रल, या इसको बोलते हैं अष्टफल की मतलब लिगेंड आपके कितने हैं, 6 लिगेंड है, ये वाला कंडीशन, ये आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। क्लियर है बात, क्लियर है ना। अब यहाँ बोल दिया कि ऑक्टाहेड्रल है, तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में डी ऑर्बिटल जो टूटा है वो 2 में टूटा है, 3 आपके यहाँ चले गए, 2 आपके यहाँ चले गए, ठीक। अब अगर उसमें बोल दिया T2g कितने हैं, EG कितने, तो आप बताएंगे T2g में 3 ऑर्बिटल है और EG में 2 ऑर्बिटल है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आपका डी ऑर्बिटल जो टूटा है वो 2 में टूटा है, तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। 2 लेवल्स, यहाँ पे 2 लेवल्स है ना। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, नहीं। पहले ये देखो, पहले ये किस में टूट रहा है, पहले ये 2 में टूट रहा है। 2 में टूटने के बाद अगर बोलेगा T2g EG कितना है तब बताइएगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे 4 का पूछ दे, अष्टफलकी की जगह पूछ दे चतुष्फलकी, टेट्राहेड्रल में 4 के लिए 2 बनता है, एक आता है चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल और एक आता है स्क्वायर प्लेनर, जिसको बोलते हैं वर्गाकार समतली। ये जो मैं वर्ड बोली इसको आप नोट करिए, इसका क्या होगा, वर्गाकार समतली। वर्गाकार समतली में आपका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का रहेगा और टेट्राहेड्रल में स्ट्रक्चर आपका इस टाइप का रहेगा, ठीक।
ये दोनों में आपका जो ऑर्बिटल टूटेगा वो कुछ इस तरीके से, और आपका Eg और T2g रहेगा। क्लियर है बात? इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। अब सोच लो क्वेश्चन कहाँ से अब बन रहा है और किस टाइप से आ सकता है। तो क्वेश्चन आपको ये भी 4 का भी पूछ सकता है, अभी तो 6 वाला पूछा है, हो सकता है इस साल जो आप पेपर देंगे उसमें 4 का पूछ दे। ठीक, ध्यान देना इस बात का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, चलो इसको बहुत ईजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। प्रेजेंट, अच्छा इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। CH2 है, इसके लिए कुछ मत करो, एक ट्रिक है, फॉर्मूला याद कर लो, बस आप लगा लेंगे। अगर आपका सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, सिग्मा बॉन्ड अगर आपका 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, बस काउंट कर लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को हम लोग काउंट करेंगे। बस इसमें क्या निकालना है, कौन से संकरित कक्षक उपस्थित हैं। इसमें पूछ रहा है कि जितने भी कार्बन है कितने कितने, sp sp2 है, सारे के सारे sp हैं, या इसमें से कोई एक sp है, कोई एक sp3 है, सारे के सारे sp sp2 हैं। तो इस बात का ध्यान देना है। चलिए इसका हम लोग ये निकालते हैं, तो उसको ध्यान से दीजिए। देखो ये कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा, जो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा है। चलो बताओ, इस कार्बन को हम लोग जोड़ेंगे, इस कार्बन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। चलो इस कार्बन का पता करो, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2, इसको 3। इस कार्बन का चेक करो तो आएगा एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक 3 सिग्मा। बस कार्बन जितना है उतना जोड़ो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा के लिए कौन सा आता है, sp2। क्लियर है? चलो अब इसका थोड़ा सा ऐड करो। तो इस कार्बन से ध्यान से देखो, एक सिग्मा ये जुड़ा है, एक सिग्मा ये जुड़ा है, और कहीं पर ही बॉन्ड नहीं बना है। ये पाई को कैलकुलेट ही नहीं करना, आपको बस सिग्मा चेक करना है। तो 2 सिग्मा के लिए आता है, ये आपका 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा के लिए आता है आपका sp। क्लियर है? चलो अब इसको जरा चेक कर लो, इसमें आपका आ रहा है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा के लिए आपका आता है sp2। तो यहाँ पे आपको देखा गया, मतलब आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है, sp2 sp। अरे भाई जो चीज़ें कॉमन रहती है उसको हम एक ही बार लिखते हैं ना, तो sp2 आ रहा है और sp आ रहा है। बस ये देख लो कौन सा स्पेस ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है ना। करेक्ट, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए घबराना मत, बस सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट कर दो, वो पाई 1 रहे, 2 रहे, 1000 रहे, हमसे कोई मतलब नहीं है, बस हम सिग्मा को चेक करेंगे। सिग्मा को चेक कर लो। अगर मान लो कभी से क्वेश्चन में आपसे इस तरीके का दे दिया, तो आप बोलेंगे कि मैम इसमें 3 है तब क्या करें। तो इसमें ध्यान देना, 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा रहता है, 2 पाई होता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो अगर इस पे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लगा लेंगे। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ये जो चैप्टर से पूछा गया है पीरियोडिक चैप्टर, और पीरियोडिक चैप्टर ऑलरेडी मैं बैच में जो हमारे पेड बच्चे हैं उनको मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, इसको भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पूछा है ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए आयनिक त्रिज्या क्या होता है, तो ही ना हम लोग क्वेश्चन को पहले सीखेंगे। चलिए यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन भर दो। चलो, कहा जाता है ये आपका क्या है, एटम। एटम यानी परमाणु, ये परमाणु है। परमाणु में ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, या इसको कहा जाता है नाभिक। क्या कहा जाता है, नाभिक। तो नाभिक से सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, आपको पता है यही वाला ये कक्षक है तो यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की जो दूरी है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई, या इसको कहा जाता है परमाणु त्रिज्या। बट आपसे क्वेश्चन में ये तो बोला नहीं है, ये बोला है आयनिक त्रिज्या बताइए, परमाणु त्रिज्या। एक बात बताओ, परमाणु हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है। हमको इसको आयन में बदलना है, तो इसको आयन में क्या करो, इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करो। गड़बड़ क्या करो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो,
या तो बाहर या निकालो या इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अगर हम लोग इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारा। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारा जो परमाणु हो जाएगा वो धनावेशित हो जाएगा ना, वो क्या बन जाएगा, धनावेशित, या उसको बोलेंगे केटायन। या हो सकता है कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, मान लो कि अभी पहले इसमें इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन था और 5 प्रोटॉन था, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गया, तभी तो उदासीन है, उदासीन है ना। अब हम लोग क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और 5 प्रोटॉन हो गया। एक बात बताओ, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है, तो ये पूरा किस में हो गया, पॉजिटिव में हो गया, तो आपका परमाणु किस में बदल गया, पूरा धनावेशित हो गया। धनावेशित मतलब पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करें, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड कर रहे हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपके 6 हो जाएंगे और प्रोटॉन आपका जैसे था वैसा ही हो जाएगा। क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ये आपका पूरा परमाणु ऋणावेशित हो गया, निगेटिव हो गया, या इसको बोलेंगे एनायन, एनायन या ऋणावेशित। अच्छा, ये बताओ, ये जो हम लोग किए हैं ये दोनों के दोनों क्या बन गए, आयन बन गए। अब आयन पॉजिटिव भी, मतलब आयन आपके ऋणावेशित भी होते हैं, धनावेशित भी होते हैं। आपसे बोला आयनिक त्रिज्या क्या है, तो बस कुछ नहीं करना है। आयनिक त्रिज्या मतलब अब जो आपका परमाणु बना, मान लो ये इसके ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब फिर से नाभिक से सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की दूरी आपका क्या है, आयनिक त्रिज्या है। आप लोग पर यह ध्यान देना, अब थोड़ा सा चेंज करेंगे वर्ड में, कि आपका जब कोई आयन है, ये आयन बदल चुका है क्योंकि इसके बाहर ये सब पॉजिटिव निगेटिव लगा है, तो आप बोलेंगे कोई भी आयनिक है, या ऐसे बोलेंगे किसी भी आयन के नाभिक से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को आयनिक त्रिज्या बोलते हैं। अब इसका आयनिक त्रिज्या है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में सारे के सारे आयन दिख रहे हैं, ना, तो उसका ऑर्डर पूछा गया है। अच्छा, अब एक बात और आप लोग सीख लो, जब भी हम लोग मान लो, जैसे मान लो ये कोई एटम है, ठीक, हम लोग जब इलेक्ट्रॉन को, देखिए इलेक्ट्रॉन एक कमरे में रहता है ना, ऑर्बिट कमरा इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो आपका क्या होगा, ध्यान देना, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं ना, तो उसका कक्षक गायब हो जाता है। अरे भाई, अगर आपको नहीं समझ में, एक एग्जांपल के समझो। हम लोग क्या होता है, कभी कभी जब आपके पास 2-3 कमरे खाली हैं, तो आप अगर उस कमरे में रहते हैं तो ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ वो कमरा यूज़ हो रहा है। नहीं क्या रहते तो उस कमरे को कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि उस कमरे का कोई काम है, खाली ऐसे पड़ा ही हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तब तो वो कक्षक बना रहेगा, ऐसा बस परमाणु में होता है। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कक्षक भी गायब हो जाएगा, गायब हो गया। हम लोग क्या किए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को, अब आपको पता है कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कक्षक किस बात का, तो कक्षक यहाँ से गायब हो जाएगा, ऑर्बिट गायब हो जाएगा। ऑर्बिट पहले इतना था, अब ये वाला गायब हो गया, तो इसकी साइज थोड़ी कम नहीं हो गई। अब ये देखो, पहले ये इतना बड़ा था, हम लोग क्या किए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए, तो उसकी साइज थोड़ी छोटी हो गई। तो आपको ये लग रहा है जब भी हम लोग परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते जाते हैं, उसकी साइज धीरे धीरे छोटी होती जाती है। इस बात का ध्यान देना। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें कक्षक की संख्या कम हो जाती है, कक्षक की संख्या। इसका मतलब ये है, आप लोग ये समझ सकते हैं, हाँ मैम, यहाँ पे मतलब जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि परमाणु है, जो जितना ज़्यादा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसका साइज सबसे छोटा होगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा निकाल दिए। ऑप्शन में चेक करो, मतलब उसका साइज सबसे छोटा होगा, मतलब वो सबसे कम में आएगा। अब देखो इन सारे ऑप्शन में, यहाँ पे ये देखो, इस वाले में निगेटिव को आगे किया है, चलो ठीक है, उसको मुझे इसमें देखो, इस सारे ऑप्शन में से आई पॉजिटिव, जो आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसकी साइज सबसे छोटी, इसलिए सबको पीछे लिखा है, मतलब ये सही है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे ये देखो एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया, यहाँ पे तो सही है। मान लो अगर ऑप्शन में थोड़ा सा आगे पीछे और करता, अब देखो, अब जैसे मान लो कि ये तो बात हो गया परमाणु का। अब अगर ये है परमाणु, इसकी साइज इतनी बड़ी थी, हम लोग क्या किए ना, एक बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बोला कि हम भी अब इस घर में रहना चाहते हैं, तो आप लोग नहीं बोलेंगे, अब जब घर में लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो कमरे बनाने पड़ते हैं, तो जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक कमरा और बढ़ जाएगा। अब बताओ, इसका साइज नहीं बढ़ गया,
परमाणु त्रिज्या बढ़ गया ना, साइज बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, ऐसे लिख लो, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसका साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज इसका क्या होगा, साइज घटेगा। बस इस चीज़ को याद कर लो, मतलब निगेटिव वाले का सबसे ज़्यादा साइज होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये सबसे ज़्यादा साइज इसका होगा निगेटिव का, फिर जिसके पास कुछ नहीं है उसका, फिर सबसे कम इसका। क्लियर है? ये होता है आपका आयनिक त्रिज्या का क्रम। क्लियर है? अब इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। अगला क्या है, इसमें बोला गया कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नतम आयनन विभव प्रदर्शित करता है। आयनन विभव को पहले समझना पड़ेगा कि क्या होता है। आयनन विभव या आयनिक ऊर्जा उसको बोलते हैं। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, जब भी हम लोग किसी भी परमाणु से या किसी भी आयन से, ये परमाणु है, इसके बाहर कुछ पॉजिटिव या निगेटिव लगा दो तो ये आयन बन जाएगा। परमाणु से या आयन से हम लोग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को, सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो सबसे बाहर बैठा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, जो सबसे बाहर है, जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में जितना एनर्जी खर्च होता है, ध्यान सुनो, कोई भी परमाणु हो, आयन हो, उसके बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी खर्च हो, एक ही निकालेंगे, 10 नहीं निकालेंगे, जितना एनर्जी खर्च होता है, मान लो मुझे खर्च हुआ 5 जूल, वो खर्च होने में जितना एनर्जी लगा उस एनर्जी को बोलते हैं आयनिक विभव। क्या बोलते हैं? आयनन विभव, या उसको बोलेंगे आयनिक ऊर्जा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालने कौन देगा? अब जैसे मान लो ये परमाणु है और ये परमाणु है। अच्छा, एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, सोचो इस बात को, और यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी बहुत कम है, तो यहाँ पे बीच की दूरी ज़्यादा है और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं आकर्षण बल। तो यहाँ पे आकर्षण बल कम है, यहाँ आकर्षण बल ज़्यादा है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करूँ तो कौन सा ईजिली निकल सकता है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला आराम से निकल जाएगा। क्यों? इसके बीच का आकर्षण बल कम है। यहाँ एकदम ये दोनों चुंबक की तरह चिपके हुए हैं, मतलब यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। मान के चलो 15 जूल और यहाँ 5 ही जूल में काम चल जा रहा है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लो किसी की साइज इतनी बड़ी है, कितनी छोटी है, तो वहाँ पर आयनन ऊर्जा का मान कितना होगा, इस बात को ध्यान देना। बट यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा है, यहाँ ऑर्बिटल्स है। ध्यान दो, एक बात और, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको पीरियोडिक वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। जो बच्चा देख रहा होगा पेड स्टूडेंट है तो उसको पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत इजी, ये करवा भी चुकी हूँ मैं क्वेश्चन। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग चेक करते हैं, अगर कहीं पर भी आपको हाफ फील्ड दिख जाए, आपका जो ऑर्बिटल है, जो आपका कक्षक है, वो आधा भरा हुआ दिख जाए, जैसे एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल आधा कब होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। पी ऑर्बिटल आधा कब होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन होगा। डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसका आधा होगा 5 इलेक्ट्रॉन में, जैसे 5 ऑर्बिटल रहेगा उसमें। चलो, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं किसका ऑर्बिटल आधा है, किसका। हाँ, एक बात और, किसी का अगर हाफ फिल्ड हो, किसी का फुल फिल्ड हो, तो उसमें क्या करते हैं, इन दोनों केस में आयनन विभव का मान सबसे ज़्यादा रहेगा, हाई रहता है, हाई, एकदम हाई। चलो चेक कर लेते हैं, इसके एस ऑर्बिटल में चेक करो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को चेक करेंगे, इसका पी ऑर्बिटल चेक करो, आधा भरा हुआ है, इसका एस ऑर्बिटल चेक करो, आधा भरा है, और इसका पी ऑर्बिटल चेक करो, पूरा भरा है। इसमें बोल रहा है कि आयनन विभव शो लोएस्ट पूछा, सबसे कम किसका होगा। अच्छा, कम की बात को छोड़ो, पहले ज़्यादा की देखते हैं। ज़्यादा तो इसका होगा, पूरा भरा है, एकदम इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पूरे 1000 रुपये हैं, अब मैं आपसे 5 रुपये मांगूँ तो आप बोलेंगे कि 1000 रुपये क्या खर्च करें, आपको थोड़ा सा वो लगेगा ना। अगर आपके पास 900 रुपये या 95 कुछ पैसे कम है तब आप दे देंगे, लेकिन अभी आपका पैसे स्टेबल हो चुका है। तो इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल स्थायी है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा, इसका बहुत ज़्यादा होगा, हाई होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं डी का सबसे ज़्यादा है। ऑर्डर भी कभी कभी पूछ लेता है। चलो, इन सब में ये सब के सब आधे भरे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये 2p ऑर्बिटल है। 2p ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है कि ये आपका नाभिक है, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल। ध्यान दो, यहाँ पे 1 ऑर्बिटल है, यहाँ 2 ऑर्बिटल है, और यहाँ पर 2 के साथ ये 3 ऑर्बिटल है।
ये तो बात हो गया, ये हो गया आपका 1s, ये आपका 2s हो गया, और इसी में 2p भी है। ठीक, एक ऑर्बिटल आप लोग बनाओ जिसमें केवल क्या है, एक ऑर्बिटल है, ये आपका 1s है। एक बात बताओ, इसकी साइज छोटी है ना, अच्छा काम करते हैं, इसको ही बना लेते हैं। ये आपका हो गया 1s, 2s, 2p, और ये आपका हो गया 3s। अच्छा एक बात बताओ, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ था, अच्छा ये 1s वाला है ना, एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, 2p वाला कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन आपका 2p में है ना, अलग अलग है, यहाँ बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है। चलो बताओ किसको निकालना इजी होगा, किसमें कम एनर्जी लगेगा? इसमें कम एनर्जी निकल, फटाक से ये बाहर निकल जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इसमें नाभिक और लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण बल है वो कम है, आकर्षण बल कम है, तो ये इसको बढ़िया से खींच नहीं पाएगा, तो हम लोग बाहर से जल्दी से निकाल देंगे। मतलब इसमें क्या है, सबसे कम एनर्जी लगेगा, तो सबसे कम एनर्जी किसमें लगेगा, इसमें। आपका सी ऑप्शन सही है। ऑर्डर की बात कर लें, अगर मान लो यही क्वेश्चन ऑर्डर में पूछ दिया तो ऑर्डर में बात करेंगे, डी का तो सबसे ज़्यादा है और आपको पता है सी का सबसे कम है, तो बस बीच का इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में कंपेयर करो तो किस में ज़्यादा लगेगा, इसमें ज़्यादा, मतलब आपका जो ए है ज़्यादा आ जाएगा, फिर क्या बी। ये आपका हो गया ऑर्डर। ऑर्डर भी बता सकते हैं, कई मान लो क्वेश्चन में आपको इस बार ऑर्डर पूछ ले, तो यहाँ पे तो सिंपल सा पूछा, ऑर्डर भी पूछ सकता है, तो ये आपको करने का तरीका है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या पूछा गया है, हाँ, वर्धक की उपस्थिति में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है क्योंकि। अच्छा पहले बताओ तो वर्धक क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फिजिकल का क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री का, A + B, मतलब आपको पता है पूरे केमिस्ट्री में अभिक्रिया तो होता है, रिएक्शन होता रहता है, A + B मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक, प्रोडक्ट बनाते हैं, A + B आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, हम लोग क्या चाहते हैं ना, जैसे कई बार क्या होता है कि आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस पे जाना है, तो आप बोलेंगे यार पैदल चलेंगे तो टाइम लग जाएगा, एक काम करते हैं बाइक से चलते हैं या स्कूटी से चलते हैं, करते हैं ना। वो स्कूटी बाइक आपके लिए क्या है, वो एक तरह का कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है कि आपको जल्दी पहुंचा देगा। उसी तरीके से हम चाहते हैं ये रिएक्शन हमारा जल्दी हो जाए, जल्दी से प्रोडक्ट बन जाए। आप लोग कभी कभी दूध को गर्म करते हैं तो दूध के वो जो उसका मीडियम होता है उसको तेज कर देते हैं ना, क्या करते हैं उसको थोड़ा सा हाई फ्लेम में कर देते हैं कि जल्दी जल्दी दूध उबले। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हम चाहते हैं रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाए, तो हम लोग यूज़ करते हैं कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक का, लेकिन हम चाहते हैं उत्प्रेरक को जो क्या करे, उत्प्रेरक की गति को बढ़ा दे। ध्यान देना, जो उत्प्रेरक की गति को बढ़ा देता है उसको बोलते हैं प्रमोटर, प्रमोटर, या उसको क्या बोलते हैं, वर्धक। क्या बोलते हैं, वर्धक। तो प्रमोटर करता क्या है, वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। अच्छा ये उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक करता है जैसे मान लो कोई सबस्ट्रेट है, कोई आपका सबस्ट्रेट है ऐसे, और ये आपका ये सब पॉइंट क्या है, एक्टिव साइट है। आपने सरफेस केमिस्ट्री वाले पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में पढ़ा है, ये आपके एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट पे ही कैटलिस्ट आके जुड़ जाता है, जो उत्प्रेरक है आके चिपक जाएगा, उत्प्रेरक वहां जाके चिपक जाता है, तो क्या करता है, अब ये वर्धक क्या करेगा, अब ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, आंसर आ जाएगा। द कैटलिस्ट फॉर्म एन एलॉय, उत्प्रेरक एक मिश्र धातु बना लेता है। चलो आगे बढ़ते, हो सकता है और सही आंसर आ जाए। उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या घट जाती है। एक बात बताओ, ये जो स्पेस है ना, इसको बोलते हैं मुक्त संयोजकता। मुक्त संयोजकता जैसे मान लो ये आपका कैटलिस्ट है, ये आपका है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक है, और जो आपको ये स्पेस क्या दिखाई दे रहा है ना, ये स्पेस आपका क्या है, मुक्त संयोजकता है। ये सब क्या है, मुक्त संयोजकता, फ्री वैलेंसी। यहां पर सबस्ट्रेट आएगा, जुड़ेगा। अब बताओ, हम चाहते हैं रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाए, प्रोडक्ट ज़्यादा बने, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, इसकी साइज को अगर हम लोग बढ़ा दें, साइज को बढ़ा दें। अब इस साइज बढ़ाने का काम कौन करेगा, वर्धक करेगा। तो यहाँ पे ये देखो, उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या घटा दे। अगर मान लो घटाएंगे तो जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, वो तो कम बनेगा। पर मुझे तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि क्रियाशीलता बढ़ जाए, मुझे बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला चेक करो, सक्रिय केंद्रकों की संख्या बढ़ जाती है। हाँ,
ये सही है, हम लोग यहाँ पे सक्रिय केंद्रकों की संख्या को बढ़ा दिए हैं, तभी ना आपका ये काम कौन किया, ये उत्प्रेरक नहीं किया, ये वर्धक किया है। तो वर्धक क्या किया है, इसकी संख्या को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा आपका सबस्ट्रेट आके जुड़ जाएगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा। तो ये बात सही है, और ये मिश्र धातु वाला कॉन्सेप्ट गलत है। अगला लास्ट ऑप्शन है, उत्प्रेरक की सतह को चिकनी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, उत्प्रेरक की सतह जितनी ज़्यादा खुरदुरी रहेगी, फ्री वैलेंसी जितना ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। चिकनी हो जाएगा तो बनेगा ही नहीं, ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। आगे बढ़े, चलो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप नोट नहीं किए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप नोट कर लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। तो इस बात को ये क्या कहलाता है, यार ये सब तो रूल आप बहुत बढ़िया है, ये रूल आप पढ़ें। आप बाउ का प्रिंसिपल क्या कहलाता है, आप बाउ का प्रिंसिपल ये होता है 1s2 2s 2p 3s 3p। ये बोलता है कि आपको इसी एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। तो ये आपका आप बाउ प्रिंसिपल हो गया, मतलब ये गलत है। हुंड्स रूल क्या बोलता है, हुंड सैंडिस ने बोला था कि आपके पास अगर ऑर्बिटल, जैसे आप कभी शादी वगैरह में भी जाते हैं तो आप देखे होंगे पहले आपको क्या दिया जाता है, एक एक पूड़ी दिया जाता है कि आप खा ले तो फिर दोबारा लें। ऐसे यहाँ पर भी होगा, ऑर्बिटल आपके पास बना हुआ है तो पहले हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐसे ऐसे फिल करेंगे। तो ये बात किसने बताई थी, हुंड सैंडिस ने। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन में तो आपका कुछ और पूछा है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के साइंटिस्ट थे, वो बोले थे कि आपका क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 2 नेचर का होता है, ठीक है। एक तो मूव भी करता है, मतलब वेव नेचर का होता है तरंग में, और एक इसका पार्टिकल या नेचर भी होता है कण के रूप में भी। तो ये मान लो डी ब्रॉगली बोले थे, लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या बोले थे, वो बोले थे कि आप एक ही समय में आप किसी भी, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई आदमी ये भाग रहा है, दौड़ रहा है, कितनी स्पीड से, 1 घंटा प्रति किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, हम लोग उसी वक्त उसका वेट बता सकते हैं। अरे उसको ठहराएंगे, रोकेंगे, तब ना उसका वेट वो जानेंगे। तो यहाँ पे ये है, आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का, आप अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है, ऐसे करके मूव कर रहा है, तो आपका तन तुरंत उसका क्या मास नहीं बता सकते, उसका द्रव्यमान नहीं निकाल सकते। तो आप या तो उसको, अगर ये वेव कर रहा है तो उसका द्रव्यमान नहीं निकाल सकते, या अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह ठहरा हुआ है तो उसका वेव नहीं बता सकते। तो ये दोनों काम को एक साथ नहीं कर सकते। तो ये बात कौन बोले थे, हाइजेनबर्ग। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हाँ यही ऑप्शन सही है। पाउली साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला था कि चारों क्वांटम संख्या के मान कभी भी सेम नहीं हो सकता। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं, एक ए एक बी, मान लो इसका नाम करण है, इसका नाम अर्जुन है। अब जैसे मान लो ये भी इंडिया में रहता है, ये भी इंडिया में रहता है, ये भी यूपी में, ये भी यूपी में, ये भी वाराणसी में, ये भी वाराणसी में। एक बात बताओ, क्या ये दोनों एक ही घर में होंगे? हो भी सकता है एक घर में हो, चलो मान लो दोनों भाई भाई हैं, पर एक घर में एक कमरे में भी हो। अब आप लोग कहेंगे हाँ मैम कमरे में तो हो सकता है, वो थोड़ा सा अलग चीज़ है, पर उस चीज़ को यहाँ पे ऐड मत करना। तो मान लो ये बोले थे कि क्वांटम जो नंबर होता है, क्वांटम नंबर में n का वैल्यू, जो हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय और क्या चक्री, ये सब निकालते हैं ना, तो इन सब में तीनों क्वांटम संख्या का मान समान हो भी सकता है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है वो 3 कक्षक में हो, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी हो सकता है तीसरे कक्षक में हो, बात सेम है। हो सकता है ये भी s ऑर्बिटल में हो, ये भी s ऑर्बिटल में हो, ये सारी चीज़ सब कुछ मैच कर रहा है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका उल्टा रहेगा, मतलब आपका जो चौथा क्वांटम नंबर है, चक्री क्वांटम नंबर, तो वहाँ पे आपका स्पिन कभी भी सेम, आप कभी भी नहीं देखेंगे एक ऑर्बिटल में कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो ध्यान दो, चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं हो सकता। 3 का समान हो भी जाए तो चौथा हमेशा अलग रहेगा। ये बात कौन बताए थे? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। क्लियर है? ये चीज़ें तो सीधा आपको थ्योरी से उठा के पूछ दिया है, ठीक है, तो वो थ्योरी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बढ़िया क्वेश्चन 9 वाला, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी का अभिगमन कहलाता है। यानी चलो मान लो कोलाइडी कण आपको पता है, ऐसे कण जो जैसे मान लो कोलाइडी कण क्या होता है, अगर उसको पानी में घोलो तो वो धुंधले दिखा देते हैं। कोलाइडी का जैसे मान लो कोई दवा वगैरह है, आप लोग दवा को कभी पानी में घोलें तो पानी में घोलो वो धुंधला दिखाई जाता है। जैसे ऐसा कण जो वास्तविक कण से उसका बहुत छोटे साइज में हो। जैसे 3 तरह के कण होते हैं ना, एक होता है वास्तविक, होता है ट्रू सोल्यूशन होता है, और एक होता है कोलाइडी, और एक होता है निलंबन। विलय विलायक आप लोग जानते हैं ना, विलय जो घुलता है और विलायक जो घोलता है, ठीक है। तो विलय की अगर संख्या का जो कण है, जैसे मान लो इसके कण बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, इसके कण थोड़े से बड़े हैं और इसके कण बहुत बड़े हैं, बस। तो कोलाइडी कण ऐसे होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, नग्न आंखों से देख नहीं सकते, पर एक्चुअली में अगर इसका सोल्यूशन बना है, इसका विलयन बनाएंगे तो ये धुंधला दिखाई देता है, ठीक। कोलाइडी कण है। तो कोलाइडी कण हम लोग पढ़ते पृष्ठ रसायन या पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में। तो यहाँ बोल रहा है अगर ये कोलाइडी कण को एक बीकर में ले लो, कोलाइडी कण को वहाँ छोड़ दो, अब उसके पास इलेक्ट्रोड लगा दो, तो क्या होगा, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं, वैद्युत कण संचलन। क्या होता है ना, जब आप इसको लगाते हैं तो इसमें से जो एक पॉजिटिव होगा, मान लो कोलाइडी कण या तो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा। तो धनावेशित, अगर मान लो इलेक्ट्रोड आप लगाएं, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, तो जो निगेटिव वाला है वो कोलाइडी कण होगा वो यहाँ भागेगा, पॉजिटिव वाला कोलाइडी कण यहाँ भागेगा, क्योंकि आपको पता है आकर्षक बल काम करेगा। तो वैद्युत कण संचलन, यहाँ पे जो विद्युत की वजह से जो हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कराए हैं उसकी वजह से यहाँ पे कण का संचलन होने लगा, कण आपस में गति करने लगे, तो इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत कण संचलन। एक सेकंड और, इलेक्ट्रोफोरेसिस ब्राउनियन गति, अच्छा नहीं, ये ध्यान दो, आप लोग को ये लग रहा होगा ब्राउनियन गति होगा, पर गलत है। ये देखो ब्राउनियन गति क्या होता है, आप कोई भी कोलाइडी कण को विलयन में घोल दो, कोलाइडी कण को विलयन में पानी में घोल दो, तो वो क्या करते हैं, ब्राउनियन गति करने लगते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं यहाँ वहाँ गति करेंगे। जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है, उसको अकेला छोड़ दो तो यहाँ वहाँ भागने लगता है, वही ब्राउनियन गति उसे कहते हैं। लेकिन अगर उसी सोल्यूशन में अगर हम लोग इलेक्ट्रोड लगा दिए तब आपका वैद्युत कण संचलन होता है। इस बात का ध्यान दो, बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, तो गड़बड़ मत करके आना, ठीक है। ब्राउनियन गति में आप लोग इलेक्ट्रोड का यूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोड का यूज जिसमें यूज करते हैं उसको वैद्युत कण संचलन बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ये है। अब ये वैद्युत अपोहन क्या होता है, वैद्युत अपोहन क्या होता है ना, डायलिसिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत मतलब कोलाइडी सोल्यूशन है, इसको एक पैकेट में ले लेंगे। मान लो कि कोलाइडी कण का जो सोल्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है, हम लोग क्या करते हैं, पैकेट में लेते हैं और इसके ऊपर क्या वैद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। इसको एक सोल्यूशन में क्या रख देंगे इस तरीके से, और वहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा देंगे। वो इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इसमें का जो पॉजिटिव और निगेटिव होगा इधर यहाँ वहाँ भाग जाएगा। तो इसमें जो शुद्ध जल है, मान लो कि इसमें पानी भी है, कोलाइडी कण भी, हमको बस पानी चाहिए, तो कोलाइडी कण सारे के सारे इसके पास जाके चिपक जाएंगे, और कोई एनोड के पास कुछ कैथोड के पास जाके चिपक गए। अब पानी हमारा साफ हो गया ना, साफ हो गया ना। तो ये करने का तरीका जिसको बोलते हैं अपोहन, तो ये भी आपका नहीं होगा। ब्राउनियन गति पर टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव वो प्रभाव होता है, कोलाइडी कण को सोल्यूशन में रख दो और यहाँ से टॉर्च का यूज करो, टॉर्च का यूज करेंगे, उसके ऊपर एकदम प्रकाश डालेंगे, तो आप देखेंगे प्रकाश के जैसे इसके ऊपर से यहाँ तक इतना प्रकाश जा रहा है, तो इसके जो प्रकाश के अंदर की इतने क्षेत्र में जितना भी आपका कोलाइडी कण आया वो आपको दिखाई देगा, एकदम हल्का हल्का दिखाई देगा, क्योंकि कोलाइडी कण उसी टाइम हम लोग देख सकते हैं वरना नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो वो जो दिखाई देते हैं, इस प्रभाव को बोलते हैं टिंडल, जो टिंडल साइंटिस्ट थे उन्होंने खोजा था, इसलिए उनके नाम पे दिया गया टिंडल प्रभाव। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, उष्मारोधी। ध्यान दो, नाम से ही लग रहा है उष्मारोधी, क्वेश्चन पे जाए जहां पे आपका Q = 0 हो जाए। उष्मारोधी, उष्मा कहीं जा ही नहीं रही है, उष्मा न जा रही है ना आ रही है, तो जीरो है, जीरो है, तो उसके लिए क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, उष्मारोधी के लिए। तो आपको पता है जब भी Q 0 होता है, ध्यान दो इस बात को, एंट्रोपी, एंट्रोपी का आप लोग नाम सुने हैं, वो भी आपका क्या होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई सिस्टम है, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हीट वगैरह, जैसे मान लो हम लोग बाहर से इसको गर्म कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब ये जैसे पड़ा हुआ है, तो इसमें कभी भी एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस,
और ना इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आपका एंट्रोपी क्या होता है, मतलब आपका कोई भी सिस्टम में जो आपका हीट है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो एंट्रोपी मतलब कुछ भी उसके अंदर संचलन, या सिंपल समझो कुछ भी उसके कण वगैरह कहीं पर भी मूव नहीं कर रहे हैं, तो वो एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी जाहिर सी बात है उसको हीट ही नहीं करेंगे, इसमें किसी के पास एनर्जी नहीं आया, तो एंट्रोपी भी इसका जीरो हो जाएगा। बस इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया? ये सब करने का जरूरत ही नहीं, ये आपको ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाई थी, तो यहाँ पे आपका ये सब कुछ भी नहीं है। ये सब फार्मूला उसके लिए जो उष्मारोधी नहीं है, ये उष्मारोधी है तो वो सीधा ये सिंपल से एंट्रोपी भी इसका जीरो आएगा। ठीक, अब उस फार्मूला को करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है एन। हाँ, ये आपका उपसंयोजक वाले चैप्टर से आ गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। NiCO4 है, बस ब्रैकेट में नहीं दिया है, CO4 है। CO आपका क्या होता है? ये आपका उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड कहने का मतलब इसके ऊपर ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज और ना ही कोई निगेटिव चार्ज, जब है ही नहीं, अब ये क्या करेगा? बस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपना लोन पेयर दे देता है। ये क्या करते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु को अपना लोन पेयर ये बचा हुआ दे देगा। जब धातु को कोई पॉजिटिव चार्ज दे या कोई निगेटिव चार्ज दे, तब तो उसको काउंट करते हैं +1 -1। अगर पॉजिटिव दे रहा है तो बोलेंगे +1 धातु को, धातु की बात कर रहे हैं। अगर धातु को कोई निगेटिव दे रहा है तो हम लोग बात करेंगे -1। लेकिन आपका केंद्रीय धातु परमाणु, आपको पता है इस चैप्टर में हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में ही पढ़ते हैं और लिगेंड के बारे में। तो केंद्रीय धातु परमाणु को कोई नहीं दे रहा है, ये वाले इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये उदासीन है, तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं दे रहा है तो इसका वैल्यू 0 आएगा। यानी आपका CO का जो वैल्यू आता है, ये आपका जो लिगेंड है इसका वैल्यू है 0। अब चलो मान रख देते हैं। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालो, इसको मान लो x। C का वैल्यू क्या है? C आपका CO क्या है? 0 है, कुछ भी, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज ना इस पे निगेटिव चार्ज है, 0 +4, सॉरी इंटू करते हैं ना, इंटू 4 हो जाएगा, इंटू क्या होगा? 4, चलो इंटू 4 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 0 में 0, x बराबर 0 आ गया। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था आपको, यहाँ पे आपका क्या हो गया? x बराबर 0 आ गया। क्लियर है बात? मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये। ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत इजी है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने में कभी भी आपको ये, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, अगर निगेटिव चार्ज अगर ये दिख गया उसका -1 होता है, ठीक है। अगर मान लो आपको NO+ है तो इसका +1। अगर आपको कुछ नहीं दिया, बस H2O दिया है, ये सब उदासीन लिगेंड है, तो आपको वो जो एक बार चैप्टर उठाइएगा उसका जितना भी लिगेंड है उसको एक बार याद कर लो, किसका कितना ऑक्सीकरण संख्या होता है, याद कर लो, वहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। SiCl4 के अणु की ज्यामिति क्या है? चलो आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है उसको सॉल्व किए थे। केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग सॉल्व किए थे। तो क्या करते हैं, कुछ मत करो, इसमें Z की वैल्यू निकालो। Z बराबर होता है हाफ संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस निगेटिव चार्ज, उस पर कितना निगेटिव आवेश है, माइनस उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आवेश है, प्लस मोनोवेलेंट एटम आपका प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब प्रेजेंट होना चाहिए। आइए इसका सबसे पहले इसका संकरण ये निकालते हैं। संकरण ये निकालेंगे। ये ऑलरेडी मैं ऐप पे आपको पेड वाले बच्चों को पढ़ा चुकी, बहुत बढ़िया है ये चैप्टर। इसमें से देखो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन आप लोग जो बच्चे पढ़ चुके हैं उसको जल्दी सॉल्व करेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना SI का? SI कहाँ आता है? कार्बन के ठीक नीचे आता है, काशी का शंकर प्राप्ति, तो कार्बन के ठीक नीचे आता है। अगर इसका 4 है तो इसका भी 4 ही होगा। बाहरी कक्षा संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है? 4। ना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज ना ही इस पे निगेटिव चार्ज। क्लोरीन कितना है? 4। सॉल्व कर लो, हाफ इंटू 8 4। अगर आपका Z का वैल्यू 4 आता है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है, ठीक है। sp3 का आपको पता है sp3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? चतुष्फलकी। SI आपका यहाँ रहेगा Cl 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 Cl। कौन सा ऑप्शन सही है? B, चतुष्फलकी। ये निकाल ली है।
इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर मान लो, अरे भाई दो पे मत टिक लगा देना। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में अगर कुछ भी और एग्जांपल दे दे तो इसी फॉर्मूले से आप लोग करिएगा, इस फॉर्मूले से करेंगे आपको कोई भी आंसर आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करें। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को कौन स्नेह करेगा? कोई पॉजिटिव चार्ज वाला। मान लो कि कोई ए के ऊपर पॉजिटिव है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे ना, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है। अच्छा तो यहाँ पे बस वही करो। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। एक बात बताओ, निगेटिव चार्ज कभी भी इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा? नहीं जाएगा। अब बस इन दोनों को चेक करना है। अब इन तीनों को चेक कर लो। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान दो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी एग्जाम्पल आ जाए ना तो अब समझो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ये भी अमीर है, इलेक्ट्रॉनों से रिच है। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं जाएगा। ऑप्शन गलत हो गया। P, अच्छा ये फास्फोरस का ये बना लो, ये आपका CH3 है, ये भी आपका क्या है? CH3 है, और ये भी आपका क्या है? CH3 है। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ध्यान दो, कार्बन भी तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो लुईस बिंदु यह संरचना आपको पता है ना, कार्बन भी तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तभी तो यहाँ बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये दोनों मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 2 4 2 6 2 8। इसका कंप्लीट है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्यों जाएगा? तो मतलब ये भी नहीं जाएगा। अच्छा इसको चेक कर लेते BF3 को। बोरान के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो जाहिर सी बात है फ्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो टोटल काउंट करो, 2 2 2 6 हो गया। आपको पता है सभी जो एलिमेंट होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं? अष्टक पूरा होने की कोशिश करते हैं ना। तो इसका अष्टक पूरा है? इसका अष्टक पूरा नहीं, मतलब अभी भी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चाहिए इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा। करेक्ट ऑप्शन BF3। सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से अप्रोच करना आ गया तो आप कर लेंगे, बहुत टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस तत्व के ऑक्सी अम्ल क्या है? ऑक्सी अम्ल कौन सा ऑक्सी अम्ल नहीं बनाते? ध्यान देना, कभी भी फ्लोरीन नहीं बनाता। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की साइज इतनी छोटी है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सी अम्ल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ये भी बनाएगा HNO3, सॉरी हाँ HNO3 ऑक्सी अम्ल है, इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल H2SO4, ये भी आपका ऑक्सी अम्ल है। इसका एग्जाम्पल है ClO-, ये भी आपका ऑक्सी अम्ल है। इसका आज तक कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे FO भी कुछ नहीं बनेगा, F2O भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। F2O बनता है पर वो स्टेबल नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? D, ये कभी भी ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता। ऑक्सी अम्ल का मतलब ऐसा अम्ल बनाइए जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। देखो सब में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल? ओहो, इस पे तो हर बार क्वेश्चन, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। आपको ये पुनीत सर बहुत डिटेल में बताएंगे, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कार्बोकेटाइन होता क्या है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कार्बोकेटाइन। अब बोल रहा है कौन स्थायी है, तो आइए इसका ऑर्डर आप लोग याद कर लो। टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, फिर प्राइमरी। इसके पहले होता है बेंजीन वाला। अगर कोई बेंजीन के साथ वो जुड़ा हुआ है तो ये आपका ऑर्डर है, ऑर्डर याद कर लो। इस टर्सरी का मतलब इस कार्बन केटायन से 3 आपके क्या R जुड़े हैं, 1 R 2 R 3 R। इसका मतलब है इस कार्बन से, कार्बोकेटायन से 2 R जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा है R R। इस कार्बोकेटायन से H एक R जुड़ा है। R का मतलब कुछ भी हो सकता है, C2H5 CH2 कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बोकेटायन, इस कार्बन से ये देखो 3, इसका मतलब 3 जुड़ा है। हाँ मतलब ये स्टेबल तो है, बात तो सही है। इसको देख लो, ये अच्छा है, एक एलाइलिक ये कार्बन आ गया, ये भी बहुत स्टेबल होता है, ये भी आपका क्या होता है स्टेबल। तो यानी आपका स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, मैं सही तरीके से अगर बताऊँ तो इसको छोड़ दो। अच्छा रुको, स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल ये आपका होता है बेंजीन वाला।
इस कार्बन के साथ अगर कोड ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। पता है क्यों? इसका रीज़न क्या है? इसमें क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है यहाँ पर। आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा एरोमेटिक रिंग में मूव करेगा बहुत अच्छा स्टेबल होता है। ये स्टेबल होगा, फिर टर्शरी वाला, फिर उसके बाद है एलाइलिक कार्बन, ये वाला, ये वाला स्टेबल है। फिर इसके बाद सेकेंडरी, फिर इसके बाद प्राइमरी। चल ऑर्डर पता चल गया। मतलब इनमें से ये भी स्टेबल है, सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, C6H5CH2। अच्छा, एक आपका 2 आ गया रिंग ऐसे। हमें लग रहा नहीं यहाँ पे कोई गड़बड़ है। इस तरीके एक ये है, एक ये है, कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो आपको पता है ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? F2O। हाँ, ये एक प्रकार का ऑक्सी अम्ल है पर स्टेबल नहीं है, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। F2O को क्या करना है? आपको ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। F2O में किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। मतलब आपको पता है फ्लोरीन पे एक निगेटिव चार्ज होता है, मतलब -1, एक पे -1 तो 2 पे का आप ये निकाल लीजिए, +x, यहाँ पे आ जाएगा -2 + x = 0, x बराबर क्या आ जाएगा? +2। इजी था कि नहीं क्वेश्चन? अरे इतना बढ़िया छोटा छोटा क्वेश्चन आता है तो अच्छे से आप लोगों को सॉल्व हो सकता है। इजी है ना? ये +2 आ गया आंसर। अगर इस पर कोई डाउट है तो इस तरीके से क्वेश्चन पे आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन पे कितना निगेटिव चार्ज होता है। आगे रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? आपको पता है रेडियो एक्टिव जो पदार्थ था सबसे पहले किसने खोजा था? पियरे क्यूरी ने, और उसके बाद उनकी जो वाइफ थी मैडम क्यूरी, ये दोनों ने मतलब हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर रेडियो एक्टिव पदार्थ को खोजा था। तो जाहिर सी बात है उसका जो मात्रक आएगा उन्हीं के नाम पर आएगा। तो ये देखो ऑप्शन, जिसको नहीं पता साइंटिस्ट का नाम है उस पर बता, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? क्यूरी। इसी पे मतलब रेडियो एक्टिव जो तत्व होता है उसका जो मात्रक है अपने ही नाम पे बना है। जैसे अब आप अपने नाम पे बिजनेस शुरू करते हैं ना, वैसे ही तो क्यूरी होगा, और कुछ भी नहीं है। फर्मी आपका किस में होता है? एंगस्ट्रॉम। फर्मी एंगस्ट्रॉम को नापते हैं लेंथ के लिए, मतलब जो लंबाई का मात्रक है। कैंडेला आपका उसमें आ जाएगा, टेम्परेचर में नहीं, हाँ सेट टेम्परेचर में आ जाएगा इसका। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। 2:2। अब देखो ये जो रिएक्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए कितना बड़ा दिया, केपी और केसी, ये आपका किसके लिए होता है? साम्य अवस्था के लिए। और साम्य अवस्था में इसका मान आपस में बराबर होता है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये देखो कैसा है, साइन है, साम्य अवस्था है, इक्विलिब्रियम है, तो बस केपी और केसी आपस में बराबर होंगे। ए ऑप्शन सही रहेगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केपी केसी तक फॉर्मूला देखो ही मत, पढ़ो ही मत फॉर्मूला। बस क्वेश्चन को तो आपसे जानबूझ के केपी केसी को ऐसे करके पूछा है कि ऐसा होगा तो केपी ज़्यादा होगा केसी, ऐसा कुछ नहीं है। केपी और केसी ये प्रोडक्ट का कांस्टेंट है और ये कंसंट्रेशन यानी सांद्रता का कांस्टेंट है। ये दोनों आपस में बराबर तभी होते हैं जब आपका साम्य अवस्था होगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना देना इस पर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम सारे ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जो डाइपोल मूवमेंट होता है, पहले काम करते हैं सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनमें से कोई नहीं, चलो। जो डाइपोल मूवमेंट होता है हम लोग इस एरो का यूज करते हैं, और जो ये जो एरो बताता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मक, मोस्ट विद्युत ऋणात्मक तत्व इसमें से कौन ज़्यादा है? इसका ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो हम लोग पूंछ को यहाँ रखेंगे और एरो को यहाँ बनाएंगे। ठीक, इसमें से देखो ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, अच्छा बताओ, इसकी दिशा वहाँ जा रही है, इसकी दिशा यहाँ जा रही है, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करें? कैंसिल करें। ये इस तरफ कैंसिल हो गया, मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट का मान 0 आ गया, कैंसिल हो गया ना। चलो अब इसमें चेक करो। अच्छा इसमें चेक करो, इसमें भी आप ये चेक करेंगे तो क्या होगा? अब इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका सल्फर क्या है? मोस्ट मतलब इससे तो ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पर भी आपका ऐसे होगा, ये भी एक दूसरे को क्या करें? कैंसिल करें। डाइपोल मूवमेंट 0। क्वेश्चन में पूछा है किसका डाइपोल मूवमेंट पाया गया है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अच्छा इसमें चेक करो, इसमें इस तरीके से ध्यान दो, दोनों एरो एक तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एरो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो ये 0 नहीं होगा।
बस आपको अब कितना आ रहा है ये नहीं पूछा है, बस आपसे ये पूछा है कि कितना है, ठीक है। चलो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? H2O। बढ़िया क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप एरो बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कितना बढ़िया पूछा, कैलकुलेट भी करने को नहीं दिया। अब क्या चाहिए आपको? लास्ट क्वेश्चन, द एंट्रोपी चेंज। अभी मैं बताई हूँ, ध्यान देना, स्पॉन्टेनियस जो स्वतः होता है उसके लिए डेल्टा जी का मान, इसको याद कर लो, निगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस का मान पॉजिटिव होना चाहिए। ये दोनों किसके लिए होता है? स्पॉन्टेनियस के लिए होता है। याद कर लो ये फॉर्मूला। मतलब जो स्वतः होने वाली अभिक्रिया, जैसे मान लो झील से पानी का गिरना, झील जो बड़े बड़े झील होते हैं उसमें से पानी, झरना नहीं होता है, पानी गिरता है ना उसमें से, सॉरी झील नहीं, झरना में से जो पानी नीचे की तरफ गिरा है तो वो हम लोग रोक सकते हैं उसको, वो स्वतः अभिक्रिया है। तो स्वतः अभिक्रिया में डेल्टा जी का मान निगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस का मान पॉजिटिव होना चाहिए। देख लो, डेल्टा एस का मान पूछा है ना, एंट्रोपी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है बात? यहाँ पे आपका ये आपके 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, सोल्यूशन हो गया। अब इसके पार्ट जो 2 आएगा उसमें भी हम लोग मोस्ट इनऑर्गेनिक और फिजिकल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार ये सारा सोल्यूशन देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। कोई भी अगर फिर से डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में जो आपका पार्ट 2 होने वाला है, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।